बर्फ की चमकती हुई चादर के नीचे एक छोटा सा जंगल था। वहाँ रहती थी एक प्यारी सी चिड़िया। रानू अपनी दो प्यारी बेटियों गुड़िया और मुनिया के साथ अपने नारियल के घर में रहती सुबह रानू चिड़िया अपने घर को सुधारने और अपनी बेटियों को जंगल के खतरों से बचाने की तरकीब सिखाया करती थी। बर्फ गिरते वक्त जंगल में सब कुछ शांत लगता था। माँ, यह स्नो कितनी सुंदर लगती है, पर यह हमेशा इतनी ठंडी क्यों होती है? बेटा, यह स्नो हमें याद दिलाती है कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें आसान हो जाती है। तभी अचानक आसमान में एक बड़ा साया मंडराता है। माँ, ये क्या था? इतना बड़ा साया? ये हंटर ईगल का साया है। वो एक शिकारी है जो हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। तुम दोनों को उससे दूर रहना होगा। लेकिन उस शांति के पीछे एक खतरा छिपा था। जंगल के सभी पक्षी जानते थे कि अगर वे बाहर निकले तो एक खतरनाक शिकारी उनका इंतजार कर रहा है। यह बर्फबारी मेरा काम आसान कर देती है। सब पक्षी अपने घर में छुपे रहते हैं, निकालने में मजा आता है। जब बर्फ गिरती है तो जंगल के छोटे पक्षियों को अपने घर और ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत पड़ती है। रानो चिड़िया भी वही कर रही थी। शिकारी चील ने रानो के घर को देख लिया था। अब उसका एक ही लक्ष्य था, रानो और उसकी बेटियां। शिकारी ईगल घर पर हमला करता है, लेकिन रानो चिड़िया का घर मजबूत था और वो हिलता भी नहीं है। रानो चिड़िया को पता था कि उसे खुद शिकारी चील का सामना करना पड़ेगा। अपनी बेटियों को बचाने के लिए वह घर से बाहर निकली। रानो चिड़िया शिकारी एक जाल में ले जाती है। ईगल बर्फ के पेड़ों में फंस जाता है। वो रानो चिड़िया से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन वो उससे गुस्से में कहती है, शिकारी ईगल, तुम मेरा और मेरी बेटियों का कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें कभी भी अपनी बेटियों को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी, समझे तुम? ये एक माँ का वादा है तुमसे। रानो अपने घर लौटती है और लगाती है। एक और बर्फ का तूफान जंगल पर टूट पड़ा। जंगल के छोटे छोटे पक्षियों के घर एक एक करके टूट गए। सभी पक्षी शरण ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। जंगल में एक चालाक कौवा था जो हमेशा दूसरों का नुकसान करने के तरीके ढूंढता रहता था। उसका एक ही सपना था, रानो चिड़िया का नारियल का घर उसका हो जाए। रानो का घर अभी भी बर्फ के तूफान में बिल्कुल सुरक्षित है, हमेशा वह समझदार है, लेकिन अब वह घर मेरा होगा। लेकिन रानो को कैसे हटाएंगे? वह अपने बच्चों के साथ अंदर है और वह अपनी जगह नहीं छोड़ेगी। समझदारी और चालाकी से चलो अब उस घर पर हमला करते हैं। रानो अपने घर के अंदर अपनी बेटियों को गर्म रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे अभी भी एक और खतरा पता नहीं था। कौवा और उसकी पत्नी उसका घर छीनने की कोशिश करने वाले हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी घर के पास पहुंचते हैं। कौवा जोर खटाता है, रानो बहन, हमें अंदर आने दो। हमने अपना घर खो दिया है और ये बर्फ हमें मार डालेगी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन घर छोटा है। तुम दोनों को अलग जगह ढूंढनी होगी। ये अपनी जगह मुझे नहीं देगी। चलो इसे मजबूर करते हैं। कौवा और कौवी मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। गुड़िया और मुनिया डर जाती हैं। माँ, यह कौन दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है? कोई बात नहीं बेटा, मैं संभाल लूंगी। समझदार चिड़िया थी। उसने सोचा कि इस समस्या का हल सिर्फ बुद्धि से निकाला जा सकता है। रानो चिड़िया अपनी बेटियों को एक कोने में रखती है और उन्हें चुप रहने को कहती है। फिर वह बाहर जाती है। ठीक है, तुम दोनों अंदर आ सकते हो, लेकिन एक शर्त पर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, घर की सुरक्षा और सफाई में। हाँ हाँ, जो तुम कहो वह करेंगे हम। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद वे घर पर कब्जा करने की सोचते हैं। एक रात कालू कौवा रानो से लड़ता है। हमारा है, तुम अपनी बेटियों के साथ यहाँ से निकल जाओ। यह घर मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। तुम्हारे जैसे लालची और धोखेबाजों के लिए यहाँ जगह नहीं है। रानो चिड़िया एक योजना बनाती है। वह घर के बाहर बर्फ का एक पहाड़ बना देती है, जिससे कौवे के लिए मुश्किल हो जाता है। रानो बहन, हमें घर से बाहर निकालो, हम यहाँ मर जाएंगे।
रानो बहन, हमें माफ कर दो, ऐसा हम दोबारा नहीं करेंगे। दरवाजे से हटा दो ताकि हम बाहर आ सके। रानो चिड़िया अपनी समझदारी से कौवे और उसकी पत्नी को घर से बाहर निकाल देती है। कौवा और कौवी जंगल के ठंडे कोने में चले जाते हैं और रानो अपने घर में शांति से अपनी बेटियों के साथ रहने लगती है। हमें कभी भी धोखेबाजों और लालची लोगों के सामने झुकना नहीं चाहिए। अपनी मेहनत और बुद्धि से हम किसी भी मुश्किल को हरा सकते हैं। रानो चिड़िया अपनी बेटियों के साथ गर्म घर में खुश होती है। बाहर बर्फ गिर रही होती है। रानो की कहानी ने यह सिखाया कि हमेशा जीतती है और लालच और धोखेबाजी कभी सफल नहीं होती। जंगल एक बार फिर शांत हो गया था। रानो चिड़िया एक भिखारन गरीब चिड़िया थी। वो जंगल की नदी के किनारे खड़ी होकर भीख मांग रही थी। उसके सामने कालू कौवा वड़ा पाव बेच रहा था, पर उसके पास कोई भी पक्षी वड़ा पाव खाने नहीं आ रहा था। वो बहुत उदास हो जाता है और खुद से कहता है, सवेरे से धूप में बैठा हूँ पर एक भी ग्राहक नहीं आ रहा। ये कैसी दुविधा में फंस गया हूँ। ऊपर वाले, ऐसे मेरा सारा धंधा चौपट हो यूं मन ही मन कालू कौवा अपनी किस्मत को कोस रहा था। वो पास ही में किसी नदी के पास अपनी प्यास बुझाने चला गया। तभी उसके वड़ा पाव के ठेले पर 4 पक्षी आते हैं, जिनमें हरिया तोता, भूरा चिढ़ा, लाडो चिड़िया और टुनटुनी थे। सुनो दोस्तों, यहाँ कोई भी नहीं है। ये ठेला खाली पड़ा है। हम वड़ा पाव लेकर यहाँ से आराम से भाग जाएंगे। फिर वो चारों पक्षी वड़ा पाव उठाने लगते हैं। तभी भिखारन रानो चिड़िया ने यह सब देख लिया। वो जल्दी से उड़ती हुई उनके पास आकर कहती है, ये तुम सब क्या कर रहे हो? अच्छा होगा इन वड़ा पाव के बदले अगर तुम मुझे पैसे दे दो, या फिर इन वड़ा पाव को यहाँ पर रखकर यहाँ से चले जाओ, वरना मैं चिल्लाना शुरू करूँगी। फिर जब पक्षी यहाँ जमा होंगे तो तुम्हें पता है चोरी करने के जुर्म में वो सब तुम्हें कितना मारेंगे। तभी हरिया तोता रानो चिड़िया से कहता है, अरे चिड़िया, तुम गलत सोच रही हो। हमने तो सोचा था यहाँ कोई नहीं है, इसलिए जा रहे थे। आप हमें बताइए कितने पैसे देने हैं इन वड़ा पाव के, हम आपको देते हैं। तुम चारों ने 4 वड़ा पाव लिए हैं, यानी 100 रुपए दो। उन चारों पक्षियों ने रानो चिड़िया को पैसे दिए और वहाँ से वड़ा पाव लेकर चले गए। तभी कालू कौवा अपने ठेले पर आ जाता है और गुस्से में रानो चिड़िया से कहता है, अरे मेरे ठेले पर क्या कर रही हो? तुम अपने गंदे हाथों से वड़ा पाव छूकर बेचोगी तो आखिर कौन लेगा तुम्हारे हाथों से? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ठेले के पास आने की? तुमने हिम्मत भी कैसे करी? चलो दफा हो यहाँ से। कालू कौवे के जो मुंह आया वो रानो चिड़िया से कहे जा रहा था। रानो चिड़िया अपनी तरफ से सफाई देने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर कालू कौवा उसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। बेचारी रानो चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली गई। रानो चिड़िया के वहाँ से चले जाने के बाद भी कालू कौवा उसे डांटते हुए बड़बड़ा रहा था, यह तो अच्छा हुआ कि मैं सही मौके पर पहुंच गया, वरना ये बेकारन मेरे ठेले का क्या हाल कर देती। अरे पहले मैं देखता हूँ कि इसने गुल्लक से पैसे तो नहीं निकाल लिए। उसने गुल्लक के सारे पैसे गिनकर देखे ये तो पूरे हैं। चलो। उसकी सारी बातें वहाँ बैठी एक बूढ़ी पक्षी सुन रही थी। वो कालू कौवे से कहती है, बेटा, भले ही हमारे पास खाने के लिए एक समय की रोटी न हो, पर हम चोरी नहीं करते। आखिर जानते भी हो तुम वो चिड़िया यहाँ पर क्यों आई थी? वो चारों पक्षी तुम्हारे वड़ा पाव को चुरा कर ले जा रहे थे, पर रानो चिड़िया सही समय पर वो यहाँ आई थी। उसने सबको धमकाया और उनसे पैसे लिए ताकि तुम्हें नुकसान ना हो, न कि इसलिए कि तुम्हारे वड़ा पाव खा सके या तुम्हारे पैसे चुरा सके। सच्चाई को जाने बिना किसी पर यूं इल्जाम लगाना सही नहीं। यह कहकर बूढ़ी पक्षी वहाँ से चली गई। कालू को ये सब जानकर बहुत बुरा लगता है। अरे मैंने ये सब क्या कर दिया? पूरी सच्चाई को जाने बिना मैंने उसे कितना भला बुरा कहा। वो चिड़िया अगली बार जहाँ भी मिलेगी मैं उससे माफी मांग लूंगा। फिर ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा अपने ठेले पर वड़ा पाव बेच रहा था। तभी उसने देखा कि सामने वड़ा पाव का ठेला लगाकर वड़ा पाव बेच रहा थी। वड़ा पाव ले लो, वड़ा पाव, गर्मा गर्म मसालेदार वड़ा पाव ले लो। यूं रानो चिड़िया ग्राहकों को आवाज देकर बुला रही थी। तभी कालू कौवा उसके पास आता है। सुनिए, आप वही है ना जो कुछ दिनों पहले मेरे ठेले के पास आई थी? मैंने आपको डांटा था। उस दिन मैंने सच्चाई जाने बिना ही आप पर इल्जाम लगा दिया। मैं उस दिन के लिए माफी मांगता हूँ। वो तो बूढ़ी पक्षी ने मुझे सब सच बताया। वैसे एक बात पूछूं, तुम उस दिन भीख मांग रही थी और आज अचानक वड़ा पाव का ठेला कैसे लगा लिया तुमने? रानो चिड़िया ने कालू से कहा,
कालू भैया, ये तुम्हारी वजह से ही हो पाया है। उस दिन जो पक्षी तुम्हारे ठेले के पास आए, जिन्हें मैंने दरअसल तुम्हारे ठेले के पास वो सारे पक्षी चोरी करने नहीं आए थे, बल्कि वो तो यूट्यूबर थे। मुझे पता चला कि वो जानना चाहते थे यहाँ इस जंगल में किसका वड़ा पाव स्वादिष्ट है और इस तरह चोरी करने पर कौन कैसी प्रतिक्रिया देगा, ये जानने के लिए उन्होंने प्रैंक किया। उसी दिन आपने मुझे डांटा था ना। उसके बाद मैं उदास होकर नदी किनारे बैठी थी, तभी वो पक्षी मेरे पास आए। सुनिए, अगर उस कौवे की कई बातों का आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि यह एक प्रैंक था। आपने उनका भला चाहकर उनकी मदद करनी चाहिए, पर उन्होंने गलत समझा और आपको बहुत कुछ सुनाया। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इतना ही नहीं, आपकी गलती न होने पर भी आपने चुपचाप उनकी बातें सुनी। आपकी सहन शक्ति से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। यह कुछ पैसे रख लीजिए और अपना अच्छा सा एक व्यापार शुरू कर लीजिए। यह कहकर उन्होंने पैसे दिए। वो उस दिन बहुत खुश थी। वो उन पक्षियों से कहती है, अगर आप जैसे बड़े दिल वाले पक्षी इस दुनिया में रहे तो हम जैसों को कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी दुनिया गरीब पक्षी को छोटी नजर से ही देखती है, पर आपने हम जैसों की सहायता की है ताकि पूरा जोर लगाकर हम मेहनत करें और इस लायक बने कि हम जैसे और 10 की सहायता कर पाए। फिर उन पैसों से रानो चिड़िया ने एक वड़ा पाव का ठेला लगाया। तो कालू भैया, इस तरह उन यूट्यूबर ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने उन्हीं के पैसों से अपना वड़ा पाव का ठेला लगा लिया। रानो चिड़िया की सारी बात सुनकर कालू कौवे को भी राहत मिली। जाने अनजाने ही सही, मेरा डांटना तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित हुआ। जो भी हो मेरी चिड़िया, मैं चाहता हूँ तुम बहुत फेमस वड़ा पाव वाली चिड़िया बन जाओ। यह कहकर कालू कौवा वहाँ से चला गया। फिर उसके ठेले पर वड़ा पाव खाने के लिए पक्षियों की भीड़ लग गई। रानो चिड़िया अपने काम में व्यस्त हो गई और कुछ ही महीनों में वो फेमस वड़ा पाव चिड़िया के नाम से जानने लगी। इस तरह रानो चिड़िया खुशी खुशी वड़ा पाव बेचकर अपनी जिंदगी गुजारने लगी। अनजाने में उन पक्षियों के एक प्रैंक के जरिए उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कश्मीर के जंगल में रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया के साथ रहा करती थी। मेहनती और ईमानदार चिड़िया थी। वो हर सुबह दाना लेने जाती और शाम होने से पहले अपना घर वापस आ जाती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी बेटी गुड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा, मुझे सेब खाने हैं। आप मुझे सेब लाकर दे दो ना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। गुड़िया बेटा, ये आप क्या बोल रही हो? आप तो जानती हो ना अभी सेब कितने महंगे बिक रहे हैं और मेरे पास तो 1 रुपया तक नहीं है, तो मैं आपके लिए सेब कैसे लाऊंगी? हमारे पास अनाज के दाने रखे हैं ना, आप उसे खा लो। नहीं माँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे सेब चाहिए तो चाहिए, आप मुझे कहीं से भी ला कर दो। गुड़िया चिड़िया तो बहुत जिद्दी थी। वो जो एक बार ठान लेती तो उसे वो हर कीमत पर चाहिए होता। हे भगवान, अब मैं सेब कैसे लाऊं? ना ही आसपास कोई, मेरे पास कुछ पैसे हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया अपना घर से बाहर निकलती है। रानो चिड़िया जंगल की तरफ सेब ढूंढने जाने लगती है। कुछ दूर जाने पर रानो चिड़िया को एक बकरी दिखाई देती है, जिसके पैर पर बहुत चोट लगी हुई थी, जिसके कारण वो बकरी चल भी नहीं पा रही थी। इसलिए वो बकरी मदद के लिए पुकार रही थी। उस बकरी को घायल देखकर रानो को उस पर बहुत तरस आता है। बेचारी बकरी, उसे कितनी चोट लगी है, मुझे उस बकरी की मदद करनी चाहिए। ऐसे सोचकर रानो चिड़िया उस बकरी के पास जाने का सोचती है और उस बकरी के पास चली जाती है। वो बकरी रानो चिड़िया को देखकर उससे कहती है, चिड़िया, मेरी मदद करो, मेरे पैरों में चोट लग गई है, मुझसे चला नहीं जा रहा है। बकरी जी, आप कुछ देर यहाँ रुके, मैं अभी आपके लिए पट्टी और दवाइयाँ लेकर आती हूँ। जिसके बाद रानो चिड़िया अपने घर के लिए निकल जाती है। घर पहुंचकर रानो चिड़िया दवाइयाँ और पट्टी ले लेती है और वापस जंगल में उस बकरी के पास चली जाती है। बकरी जी, आपको थोड़ा दर्द होगा, लेकिन पट्टी कर देने से आपका घाव जल्द ही भर जाएगा और आप पहले जैसी हो जाएंगी। ठीक है चिड़िया, तुम पट्टी कर दो। फिर उसके बाद रानो चिड़िया उस बकरी की पट्टी कर देती है और कुछ ही देर में वो बकरी चलने लगती है, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत ही खुश होती है। तभी वो बकरी रानो से कहती है,
रानो चिड़िया, आज तुमने मेरी बहुत मदद की है। यदि नहीं करती तो मैं कुछ ही दिनों बाद मर जाती। तुमने जितनी भी मदद की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ऊपर तुम्हारा एहसान है। नहीं बकरी जी, यह तो मेरा फर्ज था। अच्छा अब आप चले। जब तक आपके घाव अच्छे से भर नहीं जाते तब तक आप मेरे साथ मेरे घर में रहना। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया उस बकरी को अपना साथ अपने घर ले जाती है और उस बकरी का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती है, जिसके कारण उस बकरी का घाव कुछ ही दिनों में भर जाता है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गर्मी का मौसम भी आ जाता है। गर्मी से बचने के लिए जंगल में रहने वाले कालू कौवा गोरी कौवी ने एक स्विमिंग पूल भी बना लिया था। एक दिन जब गुड़िया चिड़िया घूमने के लिए बाहर जाती है तब गुड़िया है ये स्विमिंग पूल कितना अच्छा है। इसमें नहाने में तो बहुत ही मजा आएगा, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं है। अकेले नहाने में मजा नहीं आएगा। मैं एक काम करती हूँ, कल सुबह यहाँ पर ही नहाने के लिए आ जाऊंगी। ऐसे सोचकर गुड़िया जंगल में घूमने लगती है। जब शाम होती है तब गुड़िया चिड़िया अपने घर की तरफ निकल जाती है। घर पहुंचकर गुड़िया खाना खाकर सो जाती है। अगली सुबह गुड़िया सीधे स्विमिंग पूल के पास चली जाती है। स्विमिंग पूल में कालू कौवा का बेटा जग्गू कौवा नहा रहा था। तभी गुड़िया उससे जाकर बोलती है, जग्गू दोस्त, मैं भी तुम्हारे स्विमिंग पूल में नहा लूं। हाँ हाँ गुड़िया दोस्त, आ जाओ, हम दोनों मिलके नहाएंगे तो बहुत मजा आएगा। जिसके बाद गुड़िया स्विमिंग पूल पर छलांग लगाती है और वो दोनों मजे से नहाते कालू कौवा बोलता है, घर में कितनी गर्मी है, बाहर की तरफ चलता हूँ, बाहर जरूर हवा चल रही होगी। ऐसे बोलकर कालू कौवा घर से बाहर निकलता है और एक पेड़ पर जाकर बैठता है। तभी कालू कौवा अपने स्विमिंग पूल में गुड़िया को नहाते हुए देखता है। ये देखकर वो आग बबूला हो जाता है। कालू कौवा गुस्से में अपने स्विमिंग पूल के पास जाता है और बोलता है, ए चिड़िया की बच्ची, चल भाग यहाँ से। मेरे पूरे स्विमिंग पूल को गंदा कर दिया। ये मुफ्त का स्विमिंग पूल नहीं है जो कोई भी ऐरा गहरा गरीब पक्षी आकर इसमें नहाकर चला जाए। बस कालू अंकल, हो गया। 2 मिनट रुकिए, मैं अभी बाहर आती हूँ। तेरी माँ का स्विमिंग पूल है क्या? चल भाग यहाँ से, नहीं तो एक लगाऊंगा। कालू कौवे के ऐसा बोलने पर भी गुड़िया वहाँ से नहीं जाती। वो स्विमिंग पूल में ही मस्ती कर रही है। कौवा गुस्से में स्विमिंग पूल में छलांग लगाता है और गुड़िया को पकड़कर बाहर निकालता है और उसकी खूब पिटाई करता है। तब गुड़िया चिड़िया रोते हुए अपने घर जाती है और सारी बात रानो चिड़िया को बताती है। मम्मा, मैं स्विमिंग पूल में नहा रही थी कि तभी कालू अंकल आए और उन्होंने मुझे बहुत मारा। बेटा, इसमें तो आपकी ही गलती है। मैंने आपको वहाँ जाने से मना किया था, लेकिन आपने नहीं सुना। हाँ मम्मा, इसमें मेरी ही गलती है, लेकिन अब मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। आप मेरे लिए भी एक स्विमिंग पूल बनवा दीजिए। जब गुड़िया ऐसा बोलती है तब रानो चिड़िया तो अपना सिर पकड़ लेती है। तभी वो बकरी वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, रानो, मैं जादुई बकरी हूँ। उस दिन तुमने मेरी मदद कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा बोलकर वो जादुई बकरी अपने मुंह से बहुत सारे सोने के सिक्के निकालने लग जाती है और बहुत सारे सोने के सिक्के वो रानो चिड़िया को दे देती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरा जाने का समय आ गया है। जिसके बाद वो बकरी वहाँ से गायब हो जाती है और रानो चिड़िया और गुड़िया उन सोनों के सिक्के को देखकर बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद रानो चिड़िया उन सोनों के सिक्कों में से कुछ सोने के सिक्के बेचकर अपने लिए एक स्विमिंग पूल बना लेती है। जिसके बाद गुड़िया उस स्विमिंग पूल में खुशी खुशी नहाती और मस्ती करती और उसके साथ जंगल के और भी पक्षी उनके स्विमिंग पूल का आनंद लेते। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश आने लगती है, जिसकी वजह से जंगल में पानी का भाव बहुत बढ़ जाता है। वहीं गोरी कौवी और कालू कौवे की स्विमिंग पूल की तरफ एक तेज पानी की लहर आती, जिसकी पूल टूट जाता है, जिसे देख कौवे का परिवार बहुत उदास होता है। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया और गुड़िया खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देख देख, वो कैदी फिर भागने की कोशिश कर रहा है। यह बाज ही नहीं आता। कम से कम 10 बार पहले भी जेल से भागने की कोशिश करते पकड़ा जा चुका है। इसे तो मैं अभी बताता हूँ।
इसका ये रोज का नाटक है। कहता है मेरे हिस्से का काम भी मेरे ये 2 चेले ही करेंगे। बैठे बैठे बहुत मोटा भी होता जा रहा है। उस रानू की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। ये भी कोई खाना है? मैं रोज नया नया अच्छा अच्छा खाना खाता था, और कहा ये खाना? सब उस रानू की वजह से। चीम टपाक डम डम, हम सबका मकसद एक ही है, जेल की जिंदगी से छुटकारा। और हम सबका दुश्मन भी एक ही है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। तुम्हारा मतलब रानू ने भी तुम्हें? हाँ चीम टपाक डम डम, मैं ढोलकपुर के बाहर के जंगल की गुफा के पास एक पेड़ में रहता था। अपने जादू से मिट्टी के सिपाही बनाता था, जो ढोलकपुर जंगल से मुझे लूट का सामान ला दिया करते थे। चीम टपाक डम डम, मैं बहुत खुश था की जिंदगी थी, पर उस रानू ने मेरी गुफा में घुसकर मेरे सारे सिपाही बर्बाद कर दिए। मैं जेल से निकलकर ना सिर्फ रानू से बल्कि पूरे ढोलकपुर के पक्षी से चीम टपाक डम डम बदला लूंगा। मैं तो समंदर का राजा था, दूर दूर तक मेरे नाम की चर्चा थी। जो भी जहाँ समंदर में जाता हम उसे लूट लेते थे, पर छोटी छोटी चोरियों से मैं बोर हो चुका था। फिर हमने सोचा क्यों ना राजा को ही लूट लिया जाए। और फिर क्या हुआ? समंदर में तैरते हुए हम राजा के जहाज तक जा पहुँचे और हमने राजकुमारी पिंकी चिड़िया को पकड़ लिया। अच्छा वाह, फिर क्या हुआ? फिर हमने राजा से पिंकी को छुड़ाने के लिए ऐन वक्त पर उस रानू और उसके दोस्तों ने आकर बना बनाया काम बिगाड़ दिया और हम सब मालामाल होने की जगह पकड़े गए। मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। मैं तो जंगल में राजा की तरह रहता था। सोचा था राजकुमारी पिंकी चिड़िया को पकड़कर बदले में बहुत सारा सोना मांग लूंगा और बाकी की जिंदगी आराम से बिताऊं। पर यह सब छोटी रानो चिड़िया का काम है, जो मैं आज यहाँ जेल की चक्की पीस रहा हूँ और रोज पकवान की जगह यह गंदा खाना खाना पड़ रहा है। तंदूरी चिकन का टेस्ट तो क्या, खुशबू भी याद नहीं रही। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो जरूर कोई उपाय निकाल लेंगे इस जेल से चीम टपाक डम डम भागने का। कल स्वतंत्र दिवस है, कल सारे सिपाही छुट्टी पर होंगे। हम सब मिलकर कल जेल से भाग सकते हैं और जाते जाते क्यों ना शाही खजाने को भी लूटते चले, फिर बाकी की जिंदगी खूब मजे में कटेगी। आइडिया तो अच्छा है, उसमें बहुत चीम टपाक डम डम खतरा है। शाही खजाने पर बहुत पहरा होता है, फिर से पकड़े जा सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ जेल से निकलकर उस रानो और पूरे ढोलकपुर जंगल से चीम टपाक डम डम बदला लेना है। लेकिन कल सिपाही छुट्टी पर होंगे, पहरा कम होगा। अगर हम तुम्हारी मदद करेंगे तो तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी, पर इन दोनों कामों के लिए हमें किसी और की मदद की जरूरत पड़ेगी, जो हमें जेल के बाहर से मदद कर सके। ऐसा कोई हमें कहाँ मिलेगा? तभी जेल के बाहर एक दुष्ट जादूगरनी रानो चिड़िया का नाम सुनकर उन सब चोरों की बात सुन लेती है और अंदर आती है। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सुना कि कोई रानो चिड़िया से बदला लेने की बात कर रहा था। वो तो ठीक है, पर तुम पूरी बाकी की कहाँ हो? बिना मेरी जादू की छड़ी के मेरा जादू कमजोर होता जा रहा है। पर तुम्हारी चीम टपाक डम डम कहाँ गई? उस चालाक छोटी चिड़िया ने मेरे ही घर में घुसकर मेरी ही आंखों के सामने जला दी। तो क्या नई छड़ी नहीं मिल सकती चीम टपाक डम डम? नई छड़ी मिल सकती है, लेकिन उसने पुरानी छड़ी का जादू एक जादुई आग के सामने मंत्र पढ़कर सिर्फ वही डाल सकता है जिसने पुरानी छड़ी जलाई हो। मतलब रानो? हाँ, मुझे रानो को पकड़कर किसी भी तरह अपनी नई छड़ी बनानी है। चीम टपाक डम डम, उसमें हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम अगर हमारी मदद करो जेल से निकलने और शाही खजाना लूटने में। हाँ, मैं तुम्हें इस जेल से निकाल सकती हूँ। तुम अब कल सुबह सूरज उगने से पहले जाग जाना। मैं अब चलती हूँ। ये कहकर जादूगरनी चुड़ैल गायब हो जाती है। अगली सुबह
सूरज उगने से पहले सभी चोर जाग जाते हैं। तभी वहाँ चुड़ैल चाबी लेकर प्रकट होती है और आजाद हो जाते हैं। महल के गेट से सीधा अंदर जाकर बाएं मुड़ना, शाही खजाना वही है। फिर चोरों की टोली मिलकर किसी तरह शाही खजाना लूट लेते हैं। एक बार रानो हमारे हाथ लग जाए तो चीम टपाक डम डम, तुम खजाना लेकर निकल जाना। चीम टपाक डम डम। वही दूसरी तरफ महाराज, पता नहीं ये चोर चाहते क्या है। कल स्वतंत्र दिवस है, उन्होंने अपनी आजादी की खुशी में संदेश भेजा है। अगर आप रानो चिड़िया को उनके हवाले कर दें तो वो चुराया हुआ खजाना वापस कर देंगे। महाराज, आप आज्ञा दीजिए, मैं तुरंत उन सुंदर नदी के किनारे पर एक बड़ी सी कोकोनट ट्री पर रानो चिड़िया अपने लिए अपना नया घर बना रही थी। अरे अरे रानो, तुम ये क्या नया चक्कर चला रही हो? इतना बड़ा घर क्यों बना रही हो, वो भी नारियल का घर? चिड़िया तो हमेशा पत्ते और तिनकों से अपना घर बनाती है, फिर ये सब नया तरीका कहाँ से आया तुम्हारे दिमाग में? मिट्ठू भैया, आपको याद है जब पिछली बार तूफान आया था तो क्या हुआ था? उस वक्त कितनी तेज आंधी चल रही थी। उस तेज बारिश के पानी ने कितने छोटे छोटे घोंसलों को बहा दिया था। इसलिए मैंने सोचा है कि क्यों ना इस बार मैं ऐसा घर बनाऊं जो ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो, जो आंधी तूफान बारिश सब कुछ झेल सके। रानो चिड़िया की चोंच से ये बात सुनकर मिट्ठू तोता उदास हो जाता है। जब आंधी और बारिश के चलते कितने सारे घोंसले टूट गए थे, जब जंगल के सभी पक्षी ठंड से कांप रहे थे, वह बारिश में भीग रहे थे, उन्हें कोई भी सुरक्षित जगह नहीं मिल रही थी। हाँ रानो, मुझे अच्छे से याद है, वो बहुत बुरा वक्त था, बहुत बुरा। तुम्हारा भी तो घोंसला गिर गया था ना रानो? फिर रानो चिड़िया आसमान की ओर देखते हुए कहती है, हाँ मिट्ठू भैया, वो रात मुझे आज भी याद है। मैंने अपनी आंखों के सामने सब कुछ खो दिया। बारिश की इन तेज बूंदों ने मेरी माँ को गिरा दिया और मैं कुछ भी ना कर सकी। वो मेरी छोटी सी दुनिया थी जो एक पल में उजड़ गई। रानो की आवाज भारी हो गई थी। मिट्ठू तोता देखता है कि रानो चिड़िया की छोटी सी आंखों में आंसू चमक रहे थे। वो पहली बार हमेशा हंसने वाली दोस्त को इतना उदास देख रहा था। रानो, तुम सच में दिल की बहुत बड़ी हो। मैं भी तुम्हारी। अरे वाह वाह रानो, तुम तो बहुत समझदार हो, हम भी तुम्हारी इसमें मदद करेंगे। हाँ, ये नारियल तो कितने ज्यादा सख्त होते हैं, इसको काटने में तो बहुत ज्यादा मेहनत लगती होगी। और वह सब एक साथ मिलकर नारियल से एक बहुत ही सुंदर सा घर बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जंगल की एक चालाक लोमड़ी दूर से छिपी हुई ये सब देख रही थी। आहा, ये जगह तो कमाल की लग रही है। बारिश से बचने के लिए एकदम सही। ठंडी हवा भी यहाँ तक आ नहीं पाएगी और सबसे बड़ी बात, यहाँ मुझे भरपेट दावत मिलने वाली है। आहा, ये मासूम सी चिड़िया, ये गोल मटोल कबूतर, कितने प्यारे हैं, कितने कोमल हैं। इन्हें देखकर लग रहा है जैसे ताजे ताजे एक जीती जागती दुकान। एकदम रसीले हैं ये सब। ज्यादा भागना भी नहीं पड़ेगा, बस हाथ बढ़ाने की देर है। जरा सोचो, सोचकर ही कितना मजा आ रहा है। वह दुष्ट लोमड़ी न जाने अपने दिमाग में क्या क्या सोच रही थी। एक एक पंख नोच नोच कर खाऊंगी, पक्षी कर्राएंगे, फड़फड़ाएंगे, वो छोटी सी बेचारी चिड़िया की चीखें, और फिर वो लाल लाल गरम गरम नरम नरम मांस। वाह, स्वादिष्ट, मजा ही आ जाएगा। अगली सुबह एक भस्मासुर नारियल के घर के नीचे आके जोर जोर से चीखने लगता है। रानो बहन, यहाँ बहुत ठंड है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारे घर में आ सकता हूँ? नहीं भस्मासुर भाई, ये घर सिर्फ चिड़िया और उसके दोस्तों के लिए है, और वैसे भी ये एक नारियल का घर है, तुम इसमें कैसे मैं ही तो आओगे? सिर्फ थोड़ी देर की बात कर रहा हूँ। तुम सब तो कितने दयालु हो, एक छोटी सी जगह भी नहीं दोगे क्या? हमें पता है तुम कितने ज्यादा चालाक हो, हमें बेवकूफ मत बनाओ। चुपचाप तुम नीचे रहो और घास में छुपकर बैठे रहो, समझे चालाक लोमड़ी? हमें मालूम है तुम हमारा शिकार करना चाहते हो। भला कोई लोमड़ी छोटे से नारियल के घर में कैसे आने की सोच सकती है? बेवकूफ समझाए क्या हमें? वह भस्मासुर समझ गया कि सीधे सीधे काम नहीं बनेगा। ऐसे ही कई दिन बीत गए। जंगल में सब कुछ शांति से चल रहा था। रानो चिड़िया और उसके दोस्त नारियल के घर में खुश थे, लेकिन भस्मासुर लोमड़ी अभी भी रानो चिड़िया और उसके दोस्तों के खून का भूखा था। एक दिन रात के अंधेरे में वह भस्मासुर चुपके से फिर से नारियल के पेड़ के नीचे पहुँच जाता है।
मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। नहीं, कभी नहीं पाया तो अब चालाकी से ही जीतूंगा, धोखे से, छल से, और फिर मैं इन नन्हे मासूम परिंदों को अपना भोजन बना लूंगा। हाँ, उनकी नन्ही नन्ही टांगे, उनकी नरम नरम पंख, जब मैं उन्हें अपने नुकीले पंजों में दबाऊंगा, उनकी टहनी जैसी पतली पतली हड्डियां चटकेंगी और फिर उनका नरम रसीला मांस, आहा, मजा आ जाएगा। और फिर उसने पेड़ के चारों ओर घूमकर देखा और एक नया प्लान बनाया। फिर वह पास की झाड़ियों में जाकर छुप जाता है और उसने अपने पास में ही कुछ भोजन पक्षियों को फंसाने के लिए डाल दिया। अरे रानो, घर में भोजन खत्म हो गया है, मैं भोजन लेने जा रहा हूँ। ठीक है कबूतर भैया, परंतु ध्यान से, बहुत ध्यान से जाना। वो बासमसूर, वो शरारती खुकार लोमड़ी कहीं हमारी ताक में कहीं छुप कर ना बैठी हो। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर। उसकी वो लाल लाल जलती हुई आंखें, उसकी पैनी खून से दांतों पे सनी हंसी, उसकी धीमी धीमी जैसे वो हमारे हर कदम को देख रही हो, जैसे वो बस हमें शिकार बनाने ही वाली हो। तुम्हें याद है ना, पिछले हफ्ते चंपा चिड़िया भी ऐसी ही उड़ी थी और फिर वह कभी लौट कर नहीं आई। वो कहती थी बस थोड़ी देर के लिए जा रही हूँ, जल्दी लौट आऊंगी। लेकिन हम सब ने सुना था उस रात उसकी आखिरी चीख और फिर एक भयानक सन्नाटा। बुलबुल बहन, मैं नहीं चाहती कि फिर से वही हो। मैं नहीं चाहती कि हम में से कोई भी गायब हो। हमारी टहनियाँ पहले ही सूनी हो गई है। मत जाओ, अगर जाना ही है तो बेहद संभाल कर जाना, बहुत ज्यादा संभाल कर। बंटी कबूतर डरते हुए भोजन की तलाश में निकल जाता है। वो भी रानो की बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर गया था। उड़ते उड़ते उसे भोजन दिखाई देता है। मुझे भोजन के लिए ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। चलो सही है, मैं यहीं से कुछ गेहूं की बालियां लेकर वापस चला जाता हूँ। और जैसे ही बंटी कबूतर उड़ने वाला था, तभी तेज तैने नोच लेती है। भस्मासुर, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। हा, जाने दूं, छोड़ दूं? हा, नहीं नहीं, अब कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं। वह भस्मासुर उस बंटी कबूतर को अपने बड़े बड़े नाखूनों से उसे खा जाता है। ऐसे ही शाम हो जाती है। शाम तक जब बंटी कबूतर वापस घर नहीं लौटता तो रानो चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं बंटी भैया उस भस्मासुर का शिकार तो नहीं बन गए होंगे। एक दिन जब जंगल के सभी पक्षी सो रहे थे, तभी नारियल के घर के नीचे से वह दुष्ट लोमड़ी एक बड़ा सा गड्ढा खोद लेती है और फिर वह नारियल के पेड़ को हिलाना शुरू कर देती है। रानो, 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 पेड़ हिल रहा है, ये क्या हो रहा है? और फिर रानो चिड़िया और उसके सभी दोस्तों की नींद टूट जाती है। पेड़ जोर जोर से हिल तो भस्मासुर हंसते हुए पेड़ हिला रहा था। वह तो पेड़ को गिराने की कोशिश ही कर रहा था। हा, तुम सबको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा और तभी तुम सब मेरी भूख मिटाओगे। जैसे मैंने तुम्हारे दोस्त कबूतर को खाया है, वैसी अब तुम्हें भी। हा। नहीं, कभी नहीं दोस्तों, हम सबको एक साथ मिलकर इसका सामना करना होगा। हमें इस लोमड़ी से अपने दोस्तों का बदला लेना होगा। और फिर सब सोचने लगते हैं कि आखिर क्या किया जाए। तभी बुलबुल की दिमाग में एक आइडिया आता है। रानो, हम एक काम करते हैं, हम इस पेड़ से बड़े बड़े नारियलों को गिरा सकते हैं। और फिर सबने एक एक कर मेहनत करी। सबने जोर लगाया, उस भस्मासुर के सर पर गिरा दिए। अरे मेरा सर, ये क्या किया तुमने? उसका दिमाग तो घूम गया और वह उल्टा ही भाग गया। और फिर सभी दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया। रानो, तुमने तो कमाल कर दिया। ये सिर्फ मेरी नहीं, ये हम सब की जीत है। एकता में ही असली शक्ति है। अगर हम सब साथ मिलकर मुश्किल का सामना करते हैं तो कोई भी हमारा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई चालाक तो हो सकती है, लेकिन एकता और समझदारी के साथ हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। भागो यहाँ से, इस बार तो इस ठंड ने हम सबको बर्बाद ही कर डाला है। अरे अम्मा, हमें क्यों बोल रही हो? हम तो भाग ही रहे हैं। टुन्नू चिड़ा, उसकी माँ और उसकी पत्नी, वह तीनों एक साथ भाग रहे थे क्योंकि शीतलहर बहुत ज्यादा तेज थी। तभी टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी से कहता है, अरे रानो, इतनी धीरे धीरे क्यों उड़ रही हो तुम? जल्दी करो जल्दी, वरना तुम पीछे रह जाओगी। जब देखो ये सारा का सारा जंगल ही मिलकर मुझे ताना देता रहता है। अब बस आप लोग देखो मैं कैसे उड़ती हूँ। इतने में तूफान भी रुक गया और बर्फबारी भी बंद हो गई। पक्षी ने कहा, अरे देखा अम्मा, हम लोग बिल्कुल सही कहते थे तुम्हारी बहू के बारे में। तुम्हारी बहू अब आगे भाग गई तो देखो, तूफान शांत हो गया है। भाई साहब, मुझे आज आप लोगों की बातों पर यकीन हो गया है। इस रानो के पांव पड़ते ही हमारा पूरा जंगल बर्बाद होना शुरू हो गया है और अब तो पूरा का पूरा जंगल बर्बादी की कगार पर आ गया है।
अरे चलो चलो माँ, अब हम अपने गांव लौट चलते हैं। तभी गांव वाले देखते हैं कि रानो चिड़िया उड़ते हुए वापस आ रही थी। तभी सभी गांव वाले उसे दूर से ही रोकने लगते हैं। अरे अरे वहीं रुक जाओ, अरे वहीं, इधर अब तो नहीं। तूफान भी बंद हो गया, फिर ये लोग मुझे क्यों रोक रहे हैं? खैर वो तो मुझे गांव जाने पर ही पता चलेगा। देखती हूँ कि क्यों रोक रहे हैं। रानो चिड़िया जैसे जैसे अपने गांव के नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे एक बार फिर से तेज तूफान आने लगा था। बर्फबारिश भी होने लगी थी और जैसे ही रानो चिड़िया गांव वापस पहुंचती है, वैसे ही एक बार फिर से मूसलाधार बारिश और तूफान शुरू हो जाता है। तभी टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी रानो से कहता है, अरे रानो, जब पूरा गांव तुम्हें रोक रहा था तो तुम्हें यहाँ आने की क्या ही जरूरत थी? तुम तो एक नंबर की कलंकनी हो। इस गांव पर और हमारे परिवार पर कलंक हो तुम। अरे मुझे तो तुमसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। जहाँ तुम्हारे पैर पड़ते हैं वहीं विनाश चालू हो जाता है। चल तुझे इस गांव के बाहर छोड़कर आता हूँ मैं, और दोबारा इस गांव के पास जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे छोड़िए, मुझे छोड़िए टुन्नू जी, मेरे दर्द हो रहा है, छोड़िए मुझे। परंतु टुन्नू चिड़ा तो उसकी एक भी नहीं सुनता। वह उसे सीधे गांव के बाहर छोड़ देता है और खुद वापस अपने गांव में आ जाता है। अब एक बार फिर से गांव फिर से शांत हो चुका था। तूफान और बर्फबारी बिल्कुल खत्म हो गई थी। हल्की हल्की धूप निकलने लगी थी। तभी सभी गांव वालों से रानो चिड़िया की सास कहती है, मैं कैसे कैसे शुक्रिया अदा करूं आप सबका। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता। आप लोगों ने मुझे बार बार मना किया था कि उस चिड़िया को मैं अपने घर की बहू ना बनाऊं, परंतु मैंने तुम्हारी एक ना सुनी। मैं तो बार बार टुन्नू की बातों में आ जाती थी। अब मैं उसके कदम अपने घर पर पड़ने नहीं दूंगी और ना ही इस गाँव में। और फिर जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में चले जाते। पक्षियों को लगता है कि यह सब कुछ तो रानो की वजह से ही हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया रोती बिलखती हुई किसी जंगल में पहुंच गई। वहां पर वह बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, तूने मुझे कलंकनी क्यों बनाया? पहले तो गांव वाले ही कहते थे परंतु अब तो मेरा पति और मेरी सास भी मुझे कलंकनी समझते हैं। जहाँ भी मेरे पैर पड़ते हैं वहीं बर्बादी शुरू हो जाती है। अब मैं क्या करूँ? रानो चिड़िया ऐसे रो ही रही थी। तभी उसकी नजर एक गाय पर पड़ती है। वह गाय तो ठंड की वजह से ठुठर रही थी। रानो चिड़िया उस गाय के पास जाती है और उसे प्यार से सहलाने लगती है। हे गाय माता, आपका और मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं तो अपनी जान देने ही जा रही थी, पर अब मैं आपके लिए जिंदा रहूंगी। धीरे धीरे शाम हो जाती है और एक बार फिर से हो जाती है। तभी रानो की नजर एक लकड़हारे पर जाती है जो लकड़ियाँ काट रहा था। मुझे इस गाय के रहने के लिए कुछ इंतजाम करना होगा। और फिर रानो चिड़िया उड़कर उस लकड़हारे के पास चली जाती है। भाई साहब, क्या आपकी ये कुल्हाड़ी मुझे थोड़ी देर के लिए मिल सकती है? अरे हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आप इतनी ठंड में अकेली जंगल में क्या कर रही हो? लकड़हारे भैया, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इस गाय को मैंने ठंड में तड़पते हुए देखा तो मैंने सोचा कि क्यों ना लकड़ी से काटकर कुछ बना लेती हूँ। हम दोनों एक साथ ही रह लेंगे। अरे आप चिंता मत कीजिए, वो देखिए वो एक बड़ा पेड़ है, वहीं कुछ बना लेना, मैं भी आपकी मदद कर दूंगा। नहीं नहीं भैया, मेरे पिताजी एक बड़े थे, मुझे भी सारा काम आता है। आप बस मुझे थोड़ी सी दे दें, मैं सब कुछ खुद ही बना लूंगी। और फिर रानो चिड़िया ने उस बड़े से पेड़ के अंदर एक खोखला कर दिया और उसमें वह गाय के साथ रहने लगी। और उस खोखल में गाय के रहने के लिए बहुत ही सुंदर जगह बन गई। और रानो चिड़िया ने बहुत सारी लकड़ियाँ काटकर लकड़हारे के साथ मिलकर एक घर बनाया। वह लकड़ी का घर तो बेहद खूबसूरत लग रहा था। और अब रानो चिड़िया उस गाय के साथ उस पेड़ के घर में रहने लगती है। अगले दिन रानो चिड़िया ने 2 अंडे दिए। गाय माता, आपको पता है भगवान जी ने मुझे एक और जीने का मकसद दे दिया है। अब आपके अलावा मैं माँ भी बनने वाली हूँ। और फिर ऐसे ही कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया एक बेटे को जन्म देती है। कितना प्यारा है मेरा बच्चा। अब मैं तुझे पढ़ाऊंगी और तुझे इस काबिल बनाऊंगी कि मेरे ऊपर लगा कलंकनी का दाग हमेशा के लिए मिट जाएगा।
और फिर रानो चिड़िया ने दूसरे पेड़ के खोल के अंदर एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट खोल लिया। धीरे धीरे और जंगल के पेड़ के अंदर बना रेस्टोरेंट देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहाँ तो भीड़ लगने लगती है। इसी तरह रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को पढ़ाकर एक अच्छा पक्षी बनाती है। कुकू चिड़िया तो अब जवान हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ उसके ससुराल में हर वक्त बस तूफान ही आता रहता था। एक रोज गांव के सभी पक्षी एक साथ इकट्ठा होते हैं। तभी टुन्नू चिड़िया कहता है, अरे भाई साहब, आपने तो कहा था कि ये सब मेरी पत्नी की वजह से हो रहा है। अब क्या हुआ? अब तो वह यहाँ पर है भी नहीं, तो हर दिन इस गांव में तूफान क्यों आता रहता है? अब तो हम सबके घर भी उजड़ गए हैं। अब हम सब लोग सड़क पर इतने साल बीत गए हैं, ना जाने मेरी रानो कहाँ पर होगी। हमें तो लगा था ये सब आपकी पत्नी की वजह से ही हो रहा है, लेकिन उसके जाने के बाद भी यहाँ और ज्यादा परेशानियाँ आ गई हैं। इस गांव के प्रधान भी हमें छोड़कर चले गए हैं, हम सबको अकेला छोड़ दिया है। हम सब तो बर्बाद हो गए हैं। अब तो हम पक्षियों को भीख देने वाला भी कोई नहीं है। चलो माँ, ये बहुत अच्छा आइडिया दिया है। हम दोनों को मिलकर किसी न किसी तरह तो जिंदा रहना ही होगा। चलो हम लोग शहर चलकर भीख मांगते हैं। वह लोग आपस में ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी गांव में एक लग्जरी कार आकर रुकती है, जिसमें से कुक्कू बाहर निकलता है। कुक्कू चिड़िया को सब सूट बूट पहना देखते हैं तो वह उसे कोई बड़ा आदमी समझते हैं और सभी मिलकर कुक्कू चिड़िया के पास जाते हैं। आओ आओ साहब, इस गाँव ने देखना ही छोड़ दिया है। आप ही भले पक्षी हो जो यहाँ आ गए हो। देखिए, मेरी माँ ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ और मुझे एक होटल भी खोलना है। मेरी माँ ने मुझे ये गांव सजेस्ट किया है। क्या मुझे यहाँ जमीन मिल जाएगी? अरे हाँ हाँ बेटा, तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा। अगर तुम इस गांव में अपना होटल खोल लोगे तो ये गांव तो एक बार फिर से जी उठेगा। पता नहीं मेरी माँ ने मुझे इस गांव में होटल खोलने के लिए क्यों बोला है। अब माँ की बात को मैं टाल भी नहीं सकता। आप लोग मुझे बताइए, इस गांव में किससे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं कल से ही काम शुरू करना चाहता हूँ। और अगर आप लोग मेरे साथ काम करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे कम से कम 200 पक्षियों की जरूरत पड़ेगी। कुक्कू की चोंच से ये बात सुनकर जंगल के सभी पक्षियों को ऐसा लगता है जैसे कोई भगवान आ गया हो। बेटा, इस गांव में तुम कहीं भी होटल खोलो, तुम्हें कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। ये तो हम सबकी ही जमीनें हैं। हम तुम्हारी माँ से मिलना चाहते हैं, जिसने तुम जैसे देवता को जन्म दिया है। टुन्नू, ये तो बहू है टुन्नू। अरे चाचा। अरे हाँ हाँ भाई, ये तो हमारी बहू रानो है, जिसे हमने कलंकनी कहकर गांव से भगा दिया था। कुकू बेटे, आप हमेशा पूछते थे ना कि आपके पिता कौन है। यही मेरा परिवार है। ये आपके पिता हैं और ये आपकी दादी माँ है। अपनी माँ की चोट से ऐसी बातें सुनकर कुक्कू चिड़िया तो भावुक हो जाता है। वह तुरंत अपने पिता और अपनी दादी के पास जाता है। रानो, क्या ये हमारा बेटा है? हाँ टुन्नू जी, ये हमारा बेटा है। आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपने बेटे को कुछ भी नहीं बताया है। परंतु मैं बताऊंगा रानो। बेटा, हमको कलंकनी समझते थे। हमें लगता था कि जहाँ इसके पैर पड़ेंगे वहीं बर्बादी आ जाएगी। हम सब गांव वालों ने मिलकर रानो को यहाँ से भगा दिया था। हम सब तो माफी के काबिल भी नहीं है बेटा। मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि अगर अपनी गलती का एहसास कर लिया जाए तो सारी गलतियाँ उसी समय खत्म हो जाती हैं। मुझे आप लोगों से या इन गांव वालों से कोई भी शिकायत नहीं है। आप लोगों ने मेरी माँ को कलंकनी समझा था और आज मेरी माँ की वजह से ही ये गांव एक बार फिर से जी उठेगा। चलो हम सब मिलकर गांव को इतना हरा भरा बनाएंगे कि देश विदेश से पक्षी यहाँ घूमने आएंगे। और फिर ऐसे ही जंगल के सभी पक्षी एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं और उसके बाद से जंगल के सभी पक्षी हंसी खुशी रहने लगते हैं। किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद वो 2 अंडे देती है। समय आने पर अंडे से प्यारी प्यारी 2 बेटियां बाहर आती हैं। ये देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसका पति नाराज हो जाता है। क्या टुनटुनी, तुमने एक साथ मेरे ऊपर 2 बेटियों का बोझ डाल दिया। मैंने तो सोचा था एक बेटा हो तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। कालू जी, नाराज क्यों होते हो? अगली बार जरूर बेटा हो बोलो। ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 2 + 6 कितने होते हैं।
समय गुजरने लगता है। कालू अपनी बेटियों को जरा भी प्यार नहीं करता था। कालू अपनी बेटियों से बहुत नफरत करता था। कुछ दिनों बाद टुनटुनी फिर से माँ बनने वाली होती है। टुनटुनी को अपने आने वाले बच्चे की चिंता सता रही थी। उसी चिंता में वो अपना और अपनी दोनों बेटियों को ख्याल ठीक से नहीं रख पा रही थी। ऐसे में वो तीनों बीमार पड़ जाती है। एक दिन टुनटुनी की सहेली लूसी कबूतरी उससे मिलने आती है। अरे टुनटुनी, ये तूने अपनी कैसी हालत बना रखी है? तेरी बेटियां भी बीमार लग रही हैं। क्या बताऊं लूसी, कालू जी मेरी बेटियों से बहुत नफरत करते हैं। पता नहीं इस बार बेटा आएगा या बेटी। मैं इसी चिंता में और अपनी बेटियों का भी ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। तभी टुनटुनी की दोनों बेटियां भूख से रोने लगती हैं। मम्मा मम्मा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। बेटा ये लो, मैं तुम्हारे लिए मीठी मीठी आम लेकर आई थी, तुम इसे खा लो। टुनटुनी की दोनों बच्चियां आम खाने लगती है। कुछ दिनों बाद टुनटुनी के अंडे से बच्चे के बाहर आने का समय आ जाता है। हे भगवान, इस बार मेरे ऊपर रहम करना, मुझे बेटा ही देना। उधर कालू भी घोंसले के बाहर बैठा बच्चे के अंडे से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। जैसे उसे अंडे टूटने की आवाज आती है, वो दौड़कर घर के अंदर आता है। क्या हुआ, बेटा या बेटी? बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, मेरे कान बेटे की आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं। क्या पता बेटी ही आई है। बस बहुत हो गया टुनटुनी, मैं 3 बेटियों का बोझ नहीं उठा सकता। तुम इन्हें लेकर कहीं दूसरी जगह चली जाओ। कालू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा या बेटी पैदा करना मेरे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। शायद हमारी किस्मत में बेटियां ही लिखी हैं। जब ये खबर हरी तोती सुनती है तो वो बहुत खुश होती है और वो अपने पति से कहती है, अरे ओ मिट्ठू के बापू, कुछ सुना? टुनटुनी के घर से बेटी पैदा हुई है। बहुत अकड़ रही थी, कह रही थी मेरी बेटियां मेरा गुरूर हैं। अब पता चलेगा जब कालू उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी जब कालू उसे घर से बाहर निकालेगा। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। तुम्हें दूसरों का झगड़ा देखने में बहुत मजा लेने के देने पड़ जाए। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, दूसरों के घर में आग लगाने का काम छोड़ दो। तुम चुप रहो जी, बहुत आए साधु महात्मा बनने। मुझे टुनटुनी का घर टूटते हुए देखना है। बहुत दिनों से मैं अपनी सहेली चंपा के लिए कालू की तरह वर की तलाश कर रही थी। अब मैं अपनी सहेली की शादी उस कालू से करवाऊंगी। आज तो मैं उस कालू को ऐसा भड़काऊंगी कि वो टुनटुनी और उसकी बेटियों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। अब मैं जा रही हूँ। मेरे जाने से पहले अगर कालू अपनी तीसरी बेटी को भी अपना लेगा तो टुनटुनी को उस घर से निकालने का मेरा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। मैं टुनटुनी के घर जा रही हूँ तमाशा देखने। तुम घर को देखना आकर, तुम्हें सारा किस्सा बताऊंगी। हरी तोती टुनटुनी के घर पहुँचती है। अरे ओ कालू, सुना है तेरे घर में फिर से बेटी आई है। तू बड़ा ही बदकिस्मत है रे। बुढ़ापे में तेरा कौन सहारा बनेगा? बेटा की चाह में तुम सहेली चंपा कौड़ी से शादी कर लो, फिर देखना बेटों की लाइन लग जाएगी। बात तो आपकी सही है भाभी, मैं भी बेकार में कब तक इनको झेलता रहूंगा। मैं आपकी सहेली से शादी करने को तैयार हूँ। लेकिन कालू, मेरी बहन से शादी करने से पहले टुनटुनी और तीनों बेटियों से तुम्हें छुटकारा पाना होगा। ये कौन सी बड़ी बात है भाभी, मैं आपके सामने ही टुनटुनी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता हूँ। इतना कहकर कालू टुनटुनी उसकी बेटियों को घर से बाहर निकालने के लिए कमरे के अंदर जाता है। अरे ओ मनहूस टुनटुनी, निकल जा मेरे घर से अपनी तीनों बेटियों को लेकर। मैं कल ही दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हो जी? दूसरों के कहने पर तुम क्यों अपना घर बर्बाद कर रहे हो? देखना, ये एक दिन बड़े होकर हमारा नाम रोशन करेंगी। मुझे कोई शौक नहीं। तू अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाती है या मैं तुझे पीटना शुरू करूँ? लेकिन मैं नन्ही नन्ही बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा तो मायका भी नहीं है। ठीक है जी, मैं जा रही हूँ अपनी बेटियों को लेकर। देखना, एक दिन तुम जरूर पछताओगे। टुनटुनी अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से जाने लगी। उसे जाता देखकर हरी तोती बहुत खुश थी। तोती बहन, आपने मेरा घर उजाड़ कर अच्छा नहीं किया। आपकी भी एक बेटी है। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया।
मेरी चिंता छोड़, तू अपनी और अपनी मनहूस बेटी। टुनटुनी वहाँ से चली जाती है। समय तेजी से गुजरने लगता है। कालू कौआ चंपा कौवी की शादी हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद कालू कौवे के घर बेटे का जन्म होता है। अपने बेटे को देखकर कालू बहुत खुश था। चंपा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मांग, तुझे जो मांगना है। काश मैंने तुमसे पहले ही शादी कर ली होती तो मुझे आज इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। कालू जी, मेरा बहुत मन है मैं नौलख का हार पहनूं। अगर तुम मुझे वो ला दोगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी तरफ टुनटुनी पक्षियों के घर में काम करके अपनी बेटियों को पालने लगी और उन्हें पढ़ाने लगी। मेरी बच्चियों, तुम मन लगाकर पढ़ाई करो और इस बेरहम दुनिया को दिखा देना कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती। समय के साथ बड़ी हो जाती है और पढ़ लिख कर नौकरी करने लगती है। दूसरी तरफ कालू का बेटा ज्यादा लाड प्यार में बिगड़ जाता है। हर दिन पैसों के लिए घर में कालू से झगड़ा करने लगता है। नालायक, इसी दिन के लिए मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया था कि तू एक दिन मेरे साथ मारपीट करे। तुझे कमा कर मुझे देना चाहिए। रुक, मैं तुझे अभी सीधा करता हूँ। कालू भुट्टे, तू मेरे बेटे को मारेगा? तेरी इतनी हिम्मत? मैं इसका पिता हूँ चंपा, इसे प्यार करता हूँ तो इसे मार भी सकता हूँ। तू इस गलत फहमी में मत रहना। आज मैं तुझे एक राज बताना चाहती हूँ जो मैं कई सालों से अपने सीने में लिए बैठी थी। ये तुम्हारा बेटा नहीं, ये तो मेरे और कड़कनाथ के प्यार की निशानी है। कालू कौवा वहीं बेहोश हो जाता है। चंपा कौवी उसका बेटा कालू कौवे को मार मार कर घर से बाहर निकाल देते हैं। कालू कौवा अब अपनी पहली पत्नी टुनटुनी को याद करके रोने लगता है। तभी टुनटुनी वहाँ से गुजर रही होती है। कालू की ऐसी हालत देखकर वो उससे पूछती है, क्या हुआ जी, आपको हम याद है? कालू अपनी पत्नी को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है और उसे सब कहानी बताता है। कालू कौवे को रोता देखकर टुनटुनी पिघल जाती है और उसे माफ कर देती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। टुनटुनी साल गुजर गए थे लेकिन वो अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। फिर उसकी सास बबली कबूतरी उसे ताने दिया करती थी। अरे बहू, मोहल्ले की सारी बहुएं माँ बन गई हैं, लेकिन तेरी गोद अभी तक खाली है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं पोते का मुंह देखे बिना ही मर जाऊंगी। माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? इसमें मेरा क्या दोष? माँ जी, सब भगवान के हाथ में है। हाँ, तू तो ऐसा कहेगी ना, दोष तुझी में है। तभी तो इतने साल हो गए अभी तक तू माँ नहीं बनी। अब जाकर मेरे लिए खिचड़ी बनाकर लेकर आ। अभी लाती हूँ माँ जी। जैसे ही टुनटुनी खिचड़ी बबली कबूतरी की पड़ोसन उसके घर आती है। आओ सुंदरी, बहुत दिनों बाद आ रही हो। क्या बताऊं बबली कबूतरी, अपने बेटे बहू के पास गई थी। ये लो मिठाई खाओ, बहू को बेटा हुआ है। तू बहुत किस्मत वाली है सुंदरी, जो जीते जी पोते का मुंह देख लिया। और एक मैं हूँ जो आज तक पोते के लिए तरस रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे पोते का मुंह देखे बिना ही मैं मर जाऊंगी। तू ऐसा क्यों कह रही है बबली कबूतरी? तेरे बेटे की उम्र कहाँ निकली जा रही है? तो उसकी दूसरी शादी कर दे। मेरे देवर की एक लड़की है, तू कहे तो मैं उनसे बात चलाऊं? हाँ सुंदरी, लगता है मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा। तभी टुनटुनी वहाँ पर खिचड़ी लेकर सारी बातें सुन लेती है। वो कमरे में जाकर रोने लगती है। जब शाम को टुनटुनी का पति बंटी घर आता है तभी उसकी माँ उससे कहती है, बेटा अब मैं ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकती, तू दूसरी शादी कर ले। आज मेरी सहेली सुंदरी कौवी घर आई थी और उसने एक चिड़िया के बारे में बताया है। अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी और जल्द ही तेरी शादी इस चिड़िया से कर दूंगी। ठीक है माँ, मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हूँ। आप ये क्या कह रहे हैं जी? मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे जीते जी अब दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? देखो टुनटुनिया, तुम्हारी कोख अभी तक सोनी है, इसलिए अब माँ जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। तुम अगर इस घर में रहना चाहती हो तो रहो, नहीं तो यहाँ से जा सकती हो। हाँ, मैं अपनी सौतन के साथ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ, मैं किसी भी तरह जी लूंगी।
इतना कहकर टुनटुनी घर छोड़कर चली जाती है और अपना पेट पालने के लिए पक्षियों के घरों में झाड़ू पोंछा करने लगती है। अचानक टुनटुनी को उल्टी होने लगती है। तभी उसकी मालकिन उससे कहती है, टुनटुनी तुझे क्या हो गया है? तुझे उल्टियाँ क्यों हो रही हैं? रुक, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर तेरा चेकअप कराती हूँ। डॉक्टर टुनटुनी का चेकअप करके बताती है, मैडम ये 2 महीने पेट से हैं और इसलिए इन्हें उल्टियाँ हो रही हैं। मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ, इन्हें समय समय पर देते रहिएगा। डॉक्टर के जाने के बाद टुनटुनी फूट फूट कर मैडम मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। भगवान ने मुझे ये बच्चा तब दिया है जब मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और दूसरी शादी कर ली। अब मैं अकेले इस बच्चे को कैसे पालूंगी? ठीक है टुनटुनी, अगर तू चाहती है तो मैं तेरे बच्चों को गोद ले लूंगी, क्योंकि मेरा भी कोई बच्चा नहीं। हाँ मैडम जी, यही मेरे बच्चे के लिए ठीक रहेगा। समय आने पर टुनटुनी एक सुंदर सी बच्ची को जन्म देती है। उसे अपनी मालकिन को गोद देते हुए कहती है, मैडम जी ये लीजिए मेरी बच्ची को, इसे मैं आज से आपको सौंपती हूँ और आगे के आश्रम में जाकर गुजारूंगी। इतना कहकर टुनटुनी अपनी बच्ची को मालकिन को गोद में देकर वहाँ से चली जाती है और एक आश्रम में अपनी बाकी की जिंदगी बिताने लगती है। कहानी सुंदरवन नाम के जंगल की है, जहाँ पर एक टूनी नाम की चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा के साथ रहा करती थी। उनकी एक बहुत प्यारी सी बेटी थी, उसका नाम टुनटुनी चिड़िया था। एक दिन टूनी चिड़िया की सौतेली बहन सुंदरी कौवी टूनी से मिलने के लिए आती है। कैसी हो टूनी दीदी, कितने साल बाद तुमको देखा है, तुम तो जैसे मुझे भूल ही गई हो। अरे नहीं नहीं, तुझे कैसे भूल सकती हूँ। बेशक तू सौतेली बहन है, लेकिन मैंने तुझे हमेशा अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार किया है। मुझे पता है दीदी कि आप मुझसे करती हो, तभी तो आज मुसीबत पड़ने पर मैं उड़ती उड़ती आपके घर चली आई। मुसीबत? कैसी छोटी, पूरी बात बता, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। क्या बताऊं दीदी, मुझ पर तो बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। मेरा जो घोंसला था उसके ऊपर एक कौवे ने कब्जा कर लिया है। अब मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है और बारिश का मौसम भी आने वाला है, इसलिए मैं सर छुपाने के लिए आपके घोंसले में चली आई। देख छोटी, तुझे परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब से तू इस घर को ही अपना घर समझ, तू यहाँ पर बिल्कुल आराम से रह सकती है। टूनी चिड़िया स्वभाव से बहुत ही सीधी सादी थी। टूटे आंसू और उसकी चालाकी को समझ नहीं पाती है। कुछ ही दिनों के बाद, टुन्नू जी मैं देख रही हूँ कि आजकल आपका बाहर काम में मन नहीं लगता है। आप बस घर पर रुकने के बहाने ढूंढा करते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर का खर्च कैसे चलेगा? हमारी बेटी की स्कूल फीस और बाकी के खर्चों का क्या होगा? देखो टुनटुनी, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। अरे मुझसे जितना हो सकता है मैं कर ही रहा हूँ। क्या बात है, आजकल आप बहुत उखड़े उखड़े रहते हो। कोई भी बात हो तो उल्टा जवाब देते हो। अगर कोई बात है तो आप मुझसे साफ साफ कहिए। अब तो ये लड़ाई उनकी रोज जैसी हो गई थी। टुन्नू और टूनी चिड़िया के रिश्ते में दरार सी आने लगी थी। ना जाने क्यों टुन्नू अब टूनी चिड़िया से, एक दिन टूनी चिड़िया नदी से पानी भरकर ला रही होती है, तभी उसे पेड़ के पीछे से टुन्नू के हंसने की आवाजें सुनाई पड़ती है। ये तो टुन्नू जी की आवाज है, लेकिन वो तो सुबह सुबह बोल कर गए थे कि आज कुछ काम है, जंगल के बाहर जाना है, तो लौटने में देरी हो जाएगी। आखिर माजरा क्या है, देखना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर टूनी चिड़िया पेड़ के पास पहुंच जाती है। वहाँ पर टुन्नू चिड़ा उसकी सौतेली बहन सुंदरी के साथ हंस रहा था। अरे टुन्नू जी और सुंदरी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सुंदरी, तुम तो सुबह से तबीयत खराब होने का बहाना बनाए बैठी थी और आपको तो आज जंगल से बाहर काम से जाना था ना। ये सब चल क्या रहा है? जो तुमने खुद अपनी आंखों से देख लिया, जो तुम्हें दिख रहा है वही सच है। अब मैं तुमसे नहीं सुंदरी से प्यार करता हूँ और बहुत जल्द हम दोनों शादी करने वाले हैं। तुम जितना जल्दी हो सके ये घर छोड़कर जा सकती हो। ये आप क्या कह रहे हैं? कम से कम अपनी बेटी का तो सोचिए। सुंदरी, तू तो मेरी बहन है। मैंने बहन समझकर तुझ पर एहसान किया और तू मेरा ही घर तोड़ने पर लगी है। अरे शर्म नहीं आई तुझको? अरे जाओ, मेरे मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं। पहले अपना पति संभालो, फिर मुझे ज्ञान देना। तुम्हारी जैसी बदसूरत चिड़िया के साथ टुन्नू जी ने पता नहीं कैसे इतने साल बिता लिए। बेचारी टूनी चिड़िया के पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन ही निकलते रोते अपने घर आती है। बेटी टुनटुनी, अब तुम्हें और मुझे ये घर छोड़कर यहाँ से जाना होगा। तुम्हारे पापा और सुंदरी मौसी शादी कर रहे हैं।
ये कैसी बातें कर रही हो माँ? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या पापा हमें इस घर से निकाल रहे हैं? लेकिन वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो तो मेरे बिना रह भी नहीं सकते। अब तुम्हारे पापा पहले जैसे नहीं रहे बेटा। अब उन्हें सुंदरी के आगे अपनी बेटी और परिवार कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। देख टूनी, जल्दी से जल्दी अपना और अपनी बेटी का सामान लेकर इस घर से बाहर निकल जा। अब मैं तुम दोनों को इस घर में एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुंदरी की बात सुनकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी को वहाँ से लेकर निकल जाती है। रास्ते में माँ, हमें घोंसला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मेरे पास एक योजना है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को पूरी योजना समझाती है और वापस अपने पिता के पास लौट जाती है और टुन्नू चिड़ा से कहती है, यहाँ से जाते हुए रास्ते में एक दुर्घटना में माँ की मौत हो गई। अब मैं कहाँ जाऊँगी पापा? मुझे अपने पास ही रख लीजिए। अरे ये टुनटुनी कहाँ से आ टपकी? अब मैं कैसे इस टुन्नू से ये घर अपने नाम करवाऊंगी। टुन्नू को अपनी बेटी पर तरस आ जाता है और वो उसे अपने पास रख लेता है। अगर मैं इसकी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करूं, तो हो सकता है ये मेरे झांसे में आ जाए और ये मकान जल्दी ही मेरे नाम कर दे। हाँ बेटा, तू तो मेरी बेटी जैसी है, तू आराम से यहाँ रह सकती है। जल्दी मैं दाखिला करा दूंगी। मैं तेरी उस कंजूस माँ की तरह नहीं हूँ। 2-4 दिन के बाद ही सुंदरी कुछ कागज लाकर टुन्नू चिड़ा को दिखाती है। सुनिए, मैं टुनटुनी का दाखिला शहर के बड़े स्कूल में करा रही हूँ। आप बस इन कागजों पर दस्तखत कर दीजिए, बाकी मैं देख लूंगी। टुन्नू चिड़ा झटपट कागजों पर दस्तखत कर देता है। अगले दिन सवेरे ही सुंदरी सारा सामान समेट कर भाग रही होती है। तभी सामने से टूनी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया उसे पकड़ लेती है। जल्दी बाहर आ जाइए टुन्नू जी। ये देखिए सुंदरी आपका घर छोड़कर भाग रही है और ये बैग में क्या छुपा रही है, दिखाओ। शोर सुनकर हैरान होकर टुन्नू चिड़ा बाहर निकल आता है। ये देखो, इसने धोखे से हमारा ये घर अपने नाम करवा लिया है और अब ये आपका मकान और घर का सारा सामान समेटकर यहाँ से भाग रही है। ये कहने तो तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकली? और टूनी तुम जिंदा हो? अरे मुझे लगा था कि तुम मर गई हो। इस धोखेबाज सुंदरी के चक्कर में मैंने तुम्हारा कितना अपमान किया। हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैं जानती थी ये सारा जाल इस धोखेबाज सुंदरी का ही फैलाया हुआ है, इसलिए मैंने और टुनटुनी ने मिलकर ही ये सब योजना बनाई थी ताकि हम इसे रंगे हाथ पकड़ सकें। फिर टूनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा को माफ कर देती है और वो सब साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। जब टुनटुनी चिड़िया छोटी थी तभी उसके पिता की मौत हो गई थी। किसी तरह उसकी माँ टूनी चिड़िया ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। एक दिन जब टूनी चिड़िया भोजन की तलाश में जा रही थी, उस पर हमला कर दिया। इस हमले में उसकी मौत हो जाती है। अपनी माँ के मरने की खबर सुनकर टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है। माँ तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? पापा तो पहले से ही छोड़कर चले गए थे, आज तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं किसके सहारे अब जीऊंगी? टुनटुनी के रोने की आवाज सुनकर हरी काकी वहाँ आती है। अरे क्या हुआ टुनटुनी चिड़िया, तू क्यों रो रही है? क्या बताऊं काकी, एक बाज ने मेरी मम्मी को मार दिया। तू रो मत टुनटुनी चिड़िया, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं तेरी मदद करूंगी। तभी बबली कबूतरी वहाँ आ जाती है। ये सब कैसे हो गया बेटा? तेरी माँ दिल की बहुत अच्छी थी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तू चिंता मत करना, हम सब पक्षी तुम्हारे साथ हैं। बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को समझाकर वहाँ से चली जाती है। इस तरह दिन गुजरने लगते हैं। पड़ोसी पक्षी जो कुछ भी लाकर टुनटुनी चिड़िया को दे देते थे, टुनटुनी चिड़िया उसी को खाकर अपना पेट भरती थी। धीरे धीरे पड़ोसी पक्षियों ने खाना देना बंद कर दिया। एक दिन टुनटुनी चिड़िया भूख से बेहाल थी। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भूख भी बहुत जोरों से लग रही है। 2 दिनों से हरी काकी ने भी मुझे खाने को कुछ भी नहीं दिया। घर में भी खाने को कुछ भी नहीं है। लगता है अब मुझे खुद अपने खाने का इंतजाम करना होगा। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया घोंसले से बाहर निकलती है और भोजन की तलाश में जाने लगती है। रास्ते में उसे एक भोजन की दुकान दिखाई दुकान पर जाती है। बंटी भैया, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। चल निकाल पैसे, मैं तुझे खाने को देता हूँ।
नहीं भैया, मेरे पास पैसे नहीं है। है? तेरे पास पैसे नहीं है? चल भाग यहाँ से। जेब में पैसे नहीं है और खाना खाने चली आई है। मैंने फ्री का धर्मशाला नहीं खोल रखा है जो तुझे फ्री में खिलाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। बिना पैसों के लगता है कोई मुझे खाना नहीं देगा। अब तो मुझे भीख ही मांगनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया भीख मांगने लगती है। भगवान के नाम पर मुझे कुछ भीख दे दो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। लेकिन टुनटुनी चिड़िया को कोई भीख नहीं दे रहा था। सेठ का बेटा कालू कौआ वहाँ से गुजर रहा था। उसने जब टुनटुनी चिड़िया को भीख मांगते हुए देखा तो वो रुक जाता है। साहब, कुछ भीख दे दीजिए, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। चलो मैं तुम्हें ले जाकर भोजन कराता हूँ। कालू कौवा उसे लेकर एक होटल पर जाता है और उसे भोजन कराता है। जब टुनटुनी चिड़िया भोजन कर लेती है तब कालू कौवा उससे पूछता है, देखने से तो तुम भले ही घर की लग रही हो, लेकिन तुम इस तरह भीख क्यों मांग रही हो? क्या बताऊं, मेरे मम्मी पापा दोनों मर चुके हैं। मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ, भूख से तड़प रही थी, इसलिए भीख मांग रही थी। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। अब वो रोज टुनटुनी चिड़िया से मिलने लगता है। एक दिन कालू को बिना बताए टुनटुनी चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे लेकर अपने घर पहुंचता है। तभी कालू कौवे की माँ सुंदरी कौवी जब टुनटुनी चिड़िया को देखती है तो वो कालू कौवे से पूछती है, कालू, ये क्या मजाक है? तू किसे ब्याह कर ले आया? माँ, ये अनाथ चिड़िया है, सड़क पर भीख मांग रही थी। तुझे अपने घर परिवार की इज्जत की कोई चिंता नहीं? तूने इस भिखारन चिड़िया से शादी क्यों कर ली? कुछ रुपए पैसे देकर इसकी मदद कर देता। मैं तुझे अपनी संपत्ति से बेदखल करती हूँ। अब इसे लेकर मेरी आंखों से दूर चला जा। तभी कालू को लेकर वहाँ से चला जाता है। आपने मुझ पर तरस खाकर मुझसे शादी कर ली। अगर आपने मुझसे शादी नहीं की होती तो आपको इस तरह बेघर होना नहीं पड़ता। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को लेकर वहाँ से दूसरे जंगल चला जाता है। फिर दोनों मिलकर अपने लिए एक घोंसला बनाते हैं और खुशी खुशी उसमें रहने लगते हैं। एक कोने में रानो चिड़िया ने अपनी छोटी सी दुकान खोली थी। वह जंगल में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट मोमोज बनाया करती थी। उसका सपना था कि उसका एक अपना मोमोज का घर हो जहाँ हर कोई बैठकर आराम से मोमोज खा सके। रानो चिड़िया सुबह सुबह रोज मोमोज बनाती, उन्हें बांस की पत्तियों में लपेटकर अपने छोटे से स्टॉल पर बेचती। जंगल के सारे पक्षी उसके मोमोज के दीवाने थे। अरे रानो, तेरे मोमोज तो कमाल के हैं, पूरा जंगल ही इन्हें पसंद करता है। लेकिन तेरा स्टॉल बहुत छोटा है, क्यों ना तू एक पक्का घर बना ले जहाँ आराम से सब बैठकर। इतनी बात सुनकर रानो चिड़िया की आंखों में चमक आ जाती है। बिल्कुल, मेरा यही सपना है कि मैं खुद का अपना एक मोमोज का घर बनाऊं, जहाँ जंगल के सभी दोस्त बैठकर आराम से मोमोज खा सकें। परंतु यह सब इतना आसान नहीं था। रानो बहुत मेहनत कर रही थी, लेकिन उसका घर बनाने के लिए ना तो उसके पास लकड़ियाँ थी और ना ही पैसा। वही जंगल के ऊपर आसमान में मंडरा रहा था एक बहुत ही खतरनाक और लालची बाज। वह जंगल के सभी छोटी पक्षियों का दुश्मन था। उसे पता था कि रानो चिड़िया के मोमोज बहुत ज्यादा मशहूर हैं। वह सीधे रानो चिड़िया के रानो, मैंने सुना है तुम्हारे मोमोज सबसे ज्यादा अच्छे हैं। अब से तेरा ये सारा धंधा मेरा होगा। मैं तुझे आज से काम तो करने दूंगा, परंतु इसका सारा मुनाफा आज से मेरा होगा। इतना सुनकर रानो चिड़िया तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है, परंतु वह हिम्मत दिखाती है। नहीं नहीं चील भाई, ये मेरा काम है, ये मेरी मेहनत है, मैं आपको ये हक नहीं लेने दूंगी। तो फिर तैयार रहना, मैं तेरा स्टॉल भी उड़ा दूंगा और तुझे भी। इतना कहकर चील एक जोरदार हवा के झोंके से रानो चिड़िया के स्टॉल को गिरा देता है। रानो चिड़िया की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। रानो चिड़िया दुखी होकर रोने लग जाती है। रानो बहुत ज्यादा दुखी थी। तभी उसके दोस्त मिट्टू उसको उदास देखते हैं तो वे उसके पास जाते हैं। तभी जंगल में एक चमकती रोशनी के साथ एक लाल परी प्रकट होती है। रानो, तुम इतनी मेहनती हो और इतनी हिम्मत वाली हो, मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देख सकती। रानो चिड़िया और उसके सभी दोस्त तो चौंक जाते हैं। लाल परी, आप यहाँ? मैं हमेशा मेहनती और सच्चे दिल वालों की मदद करती हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई चीज दूंगी जिससे तुम अपने सपने को पूरा कर सकोगी। और फिर लाल परी अपनी छड़ी घुमाती है और एक चमकता हुआ बीज रानो चिड़िया को दे देती है। रानो, इस बीज को तुम जहाँ भी रखोगी वहाँ एक जादुई मोमोज का घर रुक जाएगा। लेकिन याद रखना, इसे बड़े प्यार और मेहनत से सींचना पड़ेगा।
और फिर रानो चिड़िया और उसके दोस्त मिलकर उस बीज को अपने पुराने स्टॉल की जगह पर लगा देते हैं। अगले ही दिन वहाँ पर मोमोज का घर रुक जाता है। ये घर जादुई था। जैसे ही कोई भी पक्षी अंदर आता, वहाँ से ताजे गरम गरम मोमोज खुद ब खुद टेबल पर आ जाते। अब रानो का सपना सच हो चुका था और पूरा जंगल वहाँ खुशी खुशी आता और रानो चिड़िया के मोमोज खाया करता। जब शिकारी चील को ये बात पता चलती है तो उसे तो और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह गुस्से में उड़ता हुआ वहाँ पर आता है और रानो चिड़िया के मोमोज के घर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह अपने पंजे से वार करता है, उस घर ने तो अपने आप को जादुई ढाल से घेर लिया था। अरे ये क्या जादू है। और फिर अचानक से वहाँ पर एक लाल परी प्रकट हो जाती है। चील, मेहनत करने वालों का हक कोई भी नहीं छीन सकता। अगर तूने दोबारा इन्हें परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुझे हमेशा के लिए जंगल से बाहर निकाल दूंगी। वह चील तो डर के मारे जंगल से भाग भी वापस नहीं आता है और कुछ ही हफ्तों में रानो चिड़िया की मदद से जंगल में और भी ज्यादा मोमोज के स्टॉल खुल जाते हैं। छोटे पक्षी जो बेरोजगार थे, अब वह मोमोज बनाकर बेचने लगते हैं और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन इस सफलता से एक पक्षी खुश नहीं था। शिकारी चील अभी भी जंगल के बाहर छिपा हुआ था और इंतजार कर रहा था कि वह कब अपना बदला ले सकेगा। रानो चिड़िया ने तो पूरे जंगल को अपने हाथ में ले लिया है। अब मैं इसे बर्बाद कर कर ही दम लूंगा। और फिर एक रात जब जंगल के सभी पक्षी सो रहे थे, तब वह चील उस जंगल में आ जाता है और रानो चिड़िया के जादुई मोमोज के घर पर हमला कर देता है। वह अपने बड़े बड़े पंजों से घर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जादुई घर ने फिर से एक जादुई ढाल बनाकर अपने आप को सुरक्षित कर लिया था। अरे ये घर तो पहले से भी ज्यादा सुरक्षित हो गया है, परंतु मैं अब अगले दिन वह दुष्ट चील जंगल के बाकी पक्षियों के पास जाता है और उनके मन में जहर भरने लगता है। अरे दोस्तों, क्या तुम्हें नहीं लगता ये रानो अकेले बहुत अमीर बन रही है? वह जादुई घर में रहती है और तुम सब अभी भी खुले जंगल में ही रह रहे हो। जंगल के कुछ पक्षी उसकी बातों में आ जाते हैं। हाँ, ये सही कह रहा है। हमें भी ऐसा जादुई घर क्यों नहीं मिलता? रानो चिड़िया ने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन असली जादू तो उसके जादुई घर में है। कालू जी, अगर वो घर हमें मिल जाए तो हम अमीर बन सकते हैं। और फिर धीरे धीरे कई सारे पक्षी रानो चिड़िया से जलने लगते हैं। रानो चिड़िया को इस बात की खबर मिलती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उस रात लाल परी फिर से प्रकट होती है। रानो, तुम्हारे अच्छे काम से कई पक्षियों को खुशी मिली है, लेकिन कुछ पक्षी जलन के कारण अंधे हो गए हैं। तुम्हें ध्यान रखना होगा। लेकिन परी माँ, मैं सबके भले के लिए काम कर रही हूँ, फिर क्यों लोग मुझसे नाराज हो रहे हैं? क्योंकि रानो उन्हें बड़ा दिखता है, लेकिन अंत में जीत तो सच्चाई की ही होती है। तुम्हें धैर्य रखना होगा और अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस मुश्किल का सामना करना होगा। अगले दिन चील जंगल के कौवे और अन्य पक्षियों को इकट्ठा कर रानो चिड़िया के घर पर आया। रानो, हमें भी तेरे जैसा जादुई घर चाहिए। अगर तू हमें जादुई घर नहीं देगी तो हम तेरा घर भी तोड़ देंगे। रानो चिड़िया ने शांति से जवाब दिया, परंतु मेरा घर जादू से नहीं, मेहनत से बना है। अगर तुम सबको भी कुछ चाहिए तो तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। लेकिन जंगल के सभी पक्षी तो गुस्से में थे। तभी मिट्ठू, गोलू और बुलबुल सामने आए। दोस्तों, याद करो, जब रानो के पास कुछ नहीं था तब भी रानो ने सबकी मदद की थी। क्या ये सही है? हम उस पर शक कर रहे हैं। सच यही है कि जादू से है जो मेहनत करते हैं। इतना सुनते ही पक्षियों को अपनी गलती का एहसास होता है। वे सभी रानो के पास माफी मांगने जाते हैं। रानो, हम बहुत शर्मिंदा हैं। कृपया हमें माफ कर दो। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रानो बहन, हम तो गुमराह हो गए थे। हम उस चील की बातों में आ गए थे। और चील ये सब देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। तुम सब मूर्ख हो, मूर्ख। मैं खुद इस जादू को तोड़ दूंगा। और फिर जैसे ही उस चील ने उस जादुई घर पर हमला करने की कोशिश की, लाल परी ने अपनी छड़ी घुमाई और चील को एक छोटे से कमजोर पक्षी में बदल दिया। नहीं, ये क्या हो गया? जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। अब तुझे किसी पर हमला करने के लिए कभी भी ताकत नहीं मिलेगी। रानो चिड़िया ने इस बात से ये सीखा कि जब भी हम मेहनत हैं तो कई लोग हमसे जलने लगते हैं, लेकिन हमें सच्चाई और धैर्य से काम लेना चाहिए।
सुंदरवन एक बहुत सुंदर जंगल था। उस जंगल में सभी जीवों की रक्षक एक जादुई चिड़िया रानी का राज था। वह चिड़िया बहुत खूबसूरत और वो बहुत अक्लमंद थी। जंगल के सभी पक्षी और जानवर रानी चिड़िया से बहुत खुश थे, क्योंकि रानी चिड़िया किसी के साथ भी भेदभाव और अन्याय नहीं करती थी। वो अकेले ही पूरे साम्राज्य को संभालती थी। चिड़िया रानी का एक मंत्री भी था, जिसका नाम हुक्म था। हुक्म सिंह चिड़िया रानी का काफी ज्यादा ध्यान रखता था, लेकिन चिड़िया रानी की अभी तक किसी से भी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि चिड़िया रानी अपना पूरा ध्यान जीवों की रक्षा पर लगाया करती थी। एक दिन चिड़िया रानी की माँ आती है। बेटा, तुम्हारे पिता के जाने के बाद राज्य की जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन तुम कब तक कर पाओगी? बेटा, तुम किसी ईमानदार पक्षी से विवाह कर लो। मैं जंगल की सैर करने जा रही हूँ, जब तक तुम सोच लो रानी चिड़िया। सुनो मंत्री कौवा, मुझे लगता है कि मुझे माँ की बात मान लेनी चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि मुझे विवाह कर लेना चाहिए? आपकी माँ बिल्कुल सही कह रही है। आपको शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य द्वारा इस जंगल में प्रवेश और जीवों की हत्या लगातार बढ़ती जा रही है। यह तो बड़ी गंभीर बात है। ठीक है, तुम ऐसा करो, पूरे जंगल को यह सूचना दे दो कि जो भी मुझसे विवाह करना चाहता है वह यहाँ आ जाए। जी बिल्कुल चिड़िया रानी। फिर हुक्म सिंह कौवा एक सूचक को ये सूचना पूरे जंगल में कहने को बोलता है। सुनो सुनो सुनो, जो भी चिड़िया रानी से विवाह करना चाहता है वो रानी के दरबार में चले फैसले अनुसार होगा। सुनो सुनो सुनो। कुछ देर बाद दो चिड़े चिड़िया रानी से विवाह करने के लिए पहुंच जाते हैं। अरे माँ जी, ये दो चिड़े मुझसे शादी करने के लिए आए हैं। इनमें से मैं किससे विवाह करूं? अपना अपना परिचय दो। महारानी जी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपने मुझसे शादी कर ली तो मैं आपका अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा और किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। महारानी जी, मैं आपसे शादी इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मैं आपकी रक्षा के साथ साथ इस जंगल के सभी जीवों की जान से ज्यादा सेवा करूँ। इस राज्य पर बिल्कुल भी आंच नहीं आने दूंगा और इस राज्य के सभी पक्षियों को मैं हमेशा खुश रखूंगा। रानी माँ उन दोनों चिड़ों की बात सुनकर बहुत खुश होती है, लेकिन फिर भी यह फैसला इन दोनों चिड़ों में से ज्यादा ईमानदार कौन सा है और चिड़िया रानी इन दोनों में से किस वर से शादी करें। तभी रानी माँ के दिमाग में एक उपाय आता है। तुम दोनों में से कौन ईमानदार और चिड़िया रानी से विवाह करने योग्य है, ये तो एक प्रतियोगिता से पता चलेगा। तुम दोनों को एक पोटली दी जाएगी जिनमें सैकड़ों सोने के सिक्के होंगे। तुम दोनों में से जो सबसे ईमानदारी से असली और बेशकीमती हीरो का हार लाएगा वही महारानी से विवाह करेगा। हाँ, यह बहुत अच्छा उपाय है रानी माँ। हाँ, मंजूर है रानी माँ। सुनो मंत्री कौवा, सोने के सिक्के से भरी 2 पोटली ले आओ। जी बिल्कुल महारानी जी, अभी लाता हूँ। फिर दोनों चिड़े इस प्रतियोगिता के लिए तैयार हो जाते हैं। सुनो सुनो, कुछ देर में ये प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। पहले जो हीरो का हार लाएगा वही महारानी जी से शादी करेगा। बस महारानी जी के कहने पर यह प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। प्रतियोगिता शुरू करो। महारानी जी ने बोल दिया है, प्रतियोगिता शुरू करो। सुन बे, तू अपने घर चला जा। तुझे क्या लगता है तू मुझसे जीत जाएगा? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बल्कि तो मैं ही जीतूंगा। कुछ देर बाद सबसे पहले टुन्नू सुनहार की दुकान पर पहुंच जाता है। सुनो सुनार भाई, मुझे जल्दी से हीरो का हार दे दो जो बिल्कुल बेशकीमती और असली हो। क्षमा करना टुन्नू भाई, शायद आपको पता नहीं कि मेरे पास नकली हार मिलते हैं जो देखने में असली होते हैं और सस्ते भी। अगर आपको असली हीरो का हार चाहिए तो आपको इस जंगल से बहुत दूर कालू सुनार के पास जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको बेशकीमती हार मिलेंगे। अरे नहीं, यहाँ तो नकली हीरो के हार मिलते हैं। अगर मैंने रानी जी को यह दे दिया तो ये रानी जी के साथ धोखा होगा और मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं रानी जी को असली हीरो का हार लाकर ही दूंगा, बेशक कितनी भी दूर जाना पड़े। धन्यवाद। इतना ईमानदार था कि वह चिड़िया रानी को धोखा न देने के लिए असली हीरो के हार लेने बहुत दूर जाने लगा। यह जानकर भी उसे बहुत देर हो जाएगी। तभी भूरा भी सुनहार की दुकान पर पहुँच जाता है। सुनो सुनार भाई, मुझे जल्दी से असली और बेशकीमती हीरो का हार चाहिए। क्षमा करना भाई, मेरे पास असली हीरो के हार नहीं मिलते, मेरे पास नकली हीरो के हार मिलते हैं। अगर आपको असली हीरो के हार चाहिए तो आपको जंगल से दूर कालू सुनहार के पास जाना होगा। वह असली और बेशकीमती हीरो वाले हार बेचते हैं। अरे नहीं,
अगर मैं असली हार लेने दूर गया तो मुझे बहुत देर हो जाएगी और मैं टुन्नू से हार जाऊंगा। सुनो सुनार भाई, मुझे एक हार चाहिए जो बिल्कुल असली दिखना चाहिए। जी बिल्कुल भूरा भाई, अभी देता हूँ। वह सुनहार नकली हीरो का हार भूरा को दे देता है और रानी के पास 2 धने लगता है। वही टुन्नू असली हार लेने के लिए जंगल से बहुत दूर निकाल जाता है। सुनो सुनार भाई, जल्दी से मुझे असली और बेशकीमती हीरो का हार दे दो। सभी दर्शक बेसब्री से भूरा और टुन्नू की प्रतीक्षा कर रहे थे। देखो देखो, कोई आ रहा है, कोई प्रतियोगी आ रहा है। भूरा नकली हार लेकर रानी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, महारानी जी देखिए, मैं सबसे पहले असली हीरो का हार ले आया। अब आपको नियम अनुसार मुझसे विवाह कर लेना चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपसे शादी करके, लेकिन नियम अनुसार हमें अगले प्रतियोगी की प्रतीक्षा। लेकिन महारानी जी, मुझे नहीं लगता कि वह आएगा, क्योंकि मैंने खुद उसे सारे सोने के सिक्के लेकर जंगल से बाहर भागते हुए देखा है। उसने आपके साथ साथ पूरे जंगल के साथ विश्वासघात किया है। हाँ महारानी जी, मैंने भी उसे इस जंगल से बाहर जाते देखा है। मुझे भी यही लगता है कि वह धोखेबाज था और वह सारे सोने के सिक्कों के लालच में भाग गया। अगर ऐसा है तो यह बहुत गलत है। मुझे भी यही लगता है कि अब वह कभी वापस नहीं आएगा। सुनो सूचक, सभी को सूचना दे दो कि कल मैं भूरा के साथ विवाह करूंगी। सुनो साथियों सुनो, रानी जी ने घोषणा कर दी है, वह कल भूरा चिड़ा के साथ